ब्रेकिंग न्यूज, युद्ध के 23वें दिन रूस ने और तेज हमले कर दिए हैं। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रहा है। कीव के रिहायशी इलाकों पर रूस ने मिसाइल हमले किए हैं और उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, रिहायशी इलाकों को तबाह कर दिया है। कीव के रिहायशी इलाकों में युद्ध के 23वें दिन रूस ने हमला करना शुरू कर दिया है और अब वो इमारतों को नष्ट कर रहा है। हम रामेश्वर जी से प्रश्न पूछ रहे थे, उनसे सवाल लें। रोहित शर्मा जी से बात करें। कर्नल सिवाज, कर्नल लैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन राजेश, क्या खबर आ रही है? क्योंकि रिहायशी इलाकों पर हमले की यह खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्या जानकारी आपको मिल पाई है राजेश? देखिए सईद, जो लेटेस्ट हमले जिनकी आपने बात की है, अभी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे भी जानकारी जनरली यूक्रेनियन सोर्सेज से ही मिलती है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, रिहायशी हमलों पे, इलाकों पे हमले तेज जरूर हुए हैं, लेकिन हर खबर जो आ रही है इस वक्त, चाहे मेरे पास आ रही हो चाहे आपके पास आ रही हो, 99% सोर्सेज यूक्रेनियन है या वेस्टर्न सोर्सेज हैं, अमेरिकन, वेस्टर्न यूरोपियन। जो रशिया से जो खबरें आ रही हैं उनके ऊपर टोटल ब्लैकआउट है, तो वहां से हमें बहुत कम खबरें मिल रही हैं। उनका वर्जन, उनका जो कहना है इसके बारे में, वो हमें बहुत कम पता लग रहा है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जितनी भी खबरें आ रही हैं, हमें इनको थोड़ा कॉशन के साथ देखना पड़ेगा, चाहे वो वीडियोज हो, चाहे फोटोज हो, चाहे खबरें हो। लेकिन यह भी सच है कि जो रिहायशी इलाके हैं उन पे हमले हुए हैं और तेज हुए हैं, और ये रिपोर्ट मैंने खुद की है, अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने भेजा है। लेकिन हर हमला के पीछे जो रूसी उनका रहता है वो ये है कि शायद ये बिल्डिंग्स फौज के लिए या उन मिलिशिया के लिए या किसी मिलिट्री इक्विपमेंट को हाउस करने के लिए इस्तेमाल की गई हैं, शायद इसीलिए वो उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। अच्छा, लोग तो नहीं है ना राजेश? ये कंफर्म कीजिए प्लीज। देखिए, पिछले 2 हमले हुए हैं, उसमें एक में लगभग 200 अपार्टमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, सिर्फ एक आदमी की मौत हुई थी और 5-6 लोग घायल हुए थे। इसी प्रकार दूसरे में लगभग 100 अपार्टमेंट्स डिस्ट्रॉय हुए थे और उसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। तो अगर इतने कम लोगों की मौत है, तो मेरा ये मानना है कि ये जो बिल्डिंग्स हैं जनरली खाली हो गई हैं और सिविलियंस लगभग इनको छोड़ के जा चुके हैं। सही, बिल्कुल राजेश, क्योंकि पहले भी आप ये खबर दे चुके हैं कि कम से कम 95% लोग जो हैं वो तो निकल चुके हैं, वहां से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन लवीव के एयरपोर्ट को क्या पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है रूस के हमले में राजेश? सही, देखिए ऐसा है, जितने भी अभी जो रसद आनी है, जितने भी इक्विपमेंट आना है, हथियार आना है, एयर डिफेंस सिस्टम जिनकी कल प्रेसिडेंट बाइडेन ने बात की है कि हम 750 एयर डिफेंस सिस्टम देंगे यूक्रेन को, ये जितना साजो सामान आना है ये सब पोलैंड के रास्ते से आएगा। और लवीव पोलैंड से महज कुछ किलोमीटर दूर है उनकी सरहद से, और जितना भी वहां से आना है वो बाय एयर नहीं आ सकता है, क्योंकि सारे एयरपोर्ट्स या तो बिल्कुल इन्होंने आउट ऑफ ऑर्डर कर दिए हैं, या उनको तबाह कर दिया है रूस ने, या उनका कब्जा हो गया है। तो ये आने हैं अभी लैंड रूट से, गाड़ियों से या ट्रेन से, और रूस ने साफ किया है कि वो किसी भी गाड़ी को या ट्रेन को जिसमें ऐसा साजो सामान होगा उसको नष्ट कर देगा। तो अभी बहुत बड़ी बात यह है कि ये सामान आएगा कैसे। लवीव एयरपोर्ट अब तक यूक्रेन सेना के कब्जे में था और फंक्शनल था, लेकिन उसको भी अभी आउट ऑफ ऑर्डर कर दिया है रशिया ने, उसको अनऑपरेशनल कर दिया। वो उसमें अभी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती, जहाज लैंड नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से रूस की रणनीति है कि वो किसी भी तरह से साजो सामान जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल जिसका वादा किया है वो किसी भी तरह से यूक्रेन में फ्रंट लाइन तक ना पहुंच सके। सही राजेश, आप इस समय कहां पर हैं और क्या आप थोड़ा सा कीव हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं कि आज 23वें दिन कीव कैसा है? देखिए, मैं अभी कीव के आउटस्कर्ट्स में हूं। यहाँ एक दुकान खुली थी जिसमें फोन मिल रहे थे। मैं पिछले 10 दिन से कोशिश कर रहा था कि मुझे किसी तरह से कोई फोन खरीद लूं, क्योंकि मेरे फोन की स्क्रीन पूरी तरह से डैमेज हुई पड़ी है। और देखिए, छोटी सी दुकान है जिसपे ऊपर मैं इसको खरीद पाया हूं नया फोन अभी, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है। तो सब कुछ बंद है यहाँ पे। देखिए, अभी ये रिहायशी इलाका है आउटस्कर्ट्स में, यहाँ फिर भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप सेंटर में जाएं तो जहां मैं रहता हूं वहां आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ फौजी और मिलिशिया के अलावा कोई आम आदमी वहां आपको नहीं दिखता है, और बिल्कुल सुनसान है। यहाँ भी सुनसान है, लेकिन ये एक तरह की छोटी सी जो मार्केट होती है, यहाँ छोटा छोटा सामान मिलता है, यहाँ एक दो दुकान खुली हैं इसी इलाके में, सिर्फ और कहीं नहीं खुली हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे अभी आए हुए हैं और हमें थोड़ी बहुत चहलकदमी यहाँ नजर आ रही है। सही राजेश, जहां आप रहते हैं वहां आपकी बिल्डिंग या आपकी लोकेलिटी में कितने लोग अभी बचे हैं या सब वहां से निकल गए हैं? और आप लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलती है राजेश? क्योंकि 10 दिन बाद आप एक फोन खरीद पाए हैं मुश्किल से, तो रोज के खाने पीने की चीजें, सब्जियां, दूध, फल, ये सब कैसे ले पाते हैं आप लोग?
देखिए सईद, मैं तो वैसे भी वेजिटेरियन हूं, तो मेरा तो जो है बोझ थोड़ा ज्यादा भारी हो जाता है, सामान मिलना वैसे मुश्किल हो जाता है, जी। क्योंकि ये देश प्रधान तौर पे ये है मीट ईटिंग कंट्री है। यहाँ लोग सिर्फ मीट ज्यादा खाते हैं, तो वेजिटेरियन चीजें वैसे ही कम मिलती हैं, और अभी इस हालात में तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं अभी एक होटल में रुका हुआ हूँ, और उस होटल में सारे विदेशी पत्रकार थे, लगभग 20 से 25, लगभग 10-12 देशों के। जी। उनमें से ज्यादातर वो छोड़ के जा चुके हैं होटल को भी। जब मैंने कारण पता करने की कोशिश की, तो पता लगा कि होटल के पास में ही एक एम्यूनिशन बंकर है, जिसमें एम्यूनिशन स्टोर होता है, और उनको ये डर है कि अगर यहाँ बमबारी हुई तो एम्यूनिशन जो बंकर है उसको टारगेट किया जाएगा, और उसको अगर टारगेट किया गया तो पूरा इलाका आसपास का तबाह हो जाएगा, सारा एम्यूनिशन उसके अंदर जो है वो फट जाएगा। तो ये सारे पत्रकार जो रह रहे थे मेरे साथ में, कल से उन्होंने खाली करना शुरू कर दिया है, और होटल में भी लगी, अब लगभग बहुत कम लोग बचे हैं। लेकिन वहां हमें जो सुबह कम से कम कुछ खाने के लिए ब्रेकफास्ट मिल जाता है, और उसी से फिर लगभग थोड़ा बहुत सुपरमार्केट में भी सामान आना शुरू हो गया है। तो खाने पीने की अभी जो कमी जो हमने वॉर के शुरू में देखी थी, पहले एक हफ्ते में, वो लगभग दूर हो गई है अभी।